नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव से पहले विपक्षी दलों को परेशान करने के आरोप झेलती रही मोदी सरकार की एजेंसी ने चुनाव के बीच ही अब राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर छापे मार दिए हैं। इतना ही नहीं, इसने मुख्यमंत्री के बेटे को भी समन जारी किया है। आखिर ये कार्रवाई ऐन चुनाव के दौरान ही क्यों? इस सवाल का जवाब तो ईडी ही दे सकती है। वैसे रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ईडी सरकारी स्कूल शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा पत्र कथित तौर पर लीक होने के मामले में कार्रवाई कर रहा है। इसी मामले में ईडी राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा से जुड़े परिसरों की तलाशी ले रहा है। रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि 6 अन्य स्थानों पर भी तलाशी ली जा रही है। इस बीच डोटासरा ने ट्वीट किया है, सत्यमेव जयते। बता दें, इससे पहले ही कल कांग्रेस ने राहुल गांधी के साथ सत्यपाल मलिक की बातचीत डालकर लिखा था, क्या ये संवाद ईडी सीबीआई की भागदौड़ बढ़ा देगा? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि चुनाव आते ही ईडी, सीबीआई, आईटी आदि भाजपा के असली पन्ना प्रमुख बन जाते हैं। राजस्थान में अपनी निश्चित हार को देखते हुए बीजेपी ने चला अपना आखिरी दांव। ईडी ने छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव अभियान में उतरते हुए कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मोदी सरकार की तानाशाही लोकतंत्र के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि हम एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। कांग्रेस ने कहा है कि राजस्थान चुनाव में बीजेपी की करारी हार होना तय है। अपनी हार को देखकर बीजेपी बौखला गई है और अपने सहयोगी ईडी को काम पर लगा दिया है। राजस्थान में कांग्रेस नेताओं के यहां ईडी की कार्रवाई मोदी सरकार की बौखलाहट, कुंठित मानसिकता और सत्ता के निरंकुश दुरुपयोग का सबूत है। लेकिन हमने डरना नहीं सीखा है, झुकना नहीं सीखा है। आने वाले चुनाव में जनता इन्हें करारा जवाब देगी। हम साथ मिलकर मोदी सरकार की तानाशाही का डटकर मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किए जाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, निमंत्रण सिर्फ एक ही पार्टी को जा रहा है। कौन कौन पहुंचता है और कौन कौन नहीं पहुंचता है उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन भगवान क्या सिर्फ एक पार्टी तक सीमित रह गए हैं? निमंत्रण देने हैं और इसमें अगर उत्साह और उल्लास सबका देखना है तो सभी को आमंत्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा, आप इसको एक पार्टी का प्रोग्राम बना रहे हैं। क्या ये पार्टी का प्रोग्राम है? एक ही व्यक्ति विशेष का प्रोग्राम है? ये मेरी तो समझ में नहीं आता। भगवान तो सबके हैं ना। खुर्शीद ने कहा कि दूसरी सभी पार्टियों को प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया जाना चाहिए था। बता दें, बुधवार को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की थी। पदाधिकारियों ने पीएम मोदी को रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण दिया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव की तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है। संजय राउत ने कहा, मोदी जी को निमंत्रण देने की जरूरत ही नहीं है। मोदी जी खुद ही आ जाएंगे। प्रधानमंत्री हैं, वो जाएंगे ही। इतना बड़ा इवेंट कौन छोड़ेगा? राम मंदिर तो होना ही था, हो रहा है। हजारों कार सेवक उसमें शहीद हुए हैं। उस वक्त सभी हिंदुत्ववादी संगठन और पार्टियां शामिल थी। शिवसेना थी, बजरंग दल था, विश्व हिंदू परिषद थी, रथ यात्रा भी निकाली। आडवाणी साहब ने, ये सबका परिणाम है कि मंदिर बन रहा है। लोगों ने खून बहाया, जेल गए, मुकदमे चल रहे हैं। अभी भी लोगों पर मोदी जाएंगे और राम मंदिर में पूजा करेंगे। मुझे लगता है कि चुनाव आ रहे हैं, ये उसकी तैयारी है। गजा में अल जजीरा अरबी के ब्यूरो प्रमुख वायल दादोहो की पत्नी, बेटा, बेटी और पोते इजरायली हवाई हमले में मारे गए हैं। वायल दादो उस घटना के समय खुद यरमौक से ऐसी ही घटना की रिपोर्टिंग कर रहे थे। इजरायली हमले में उस समय यरमौक पर भयानक बमबारी हो रही थी। लेकिन वायल दादो को खुद पता नहीं था कि नुसीरात रिफ्यूजी कैंप में उनका परिवार मारा जा चुका है। अल जजीरा ने इस घटना पर गहरा अफसोस जताते हुए इसकी निंदा की और पत्रकारिता के उच्च आदर्शों के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। गजा पट्टी में युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाए गए रूस और चीन के प्रस्ताव पर अमेरिका अपना प्रस्ताव लाया, जो वीटो हो गया और सारे प्रस्ताव धराशायी हो गए। अमेरिका का प्रस्ताव इजरायल के समर्थन में था। अमेरिकी संसद भी पूरी तरह से इजरायल के समर्थन में खड़ी है। इससे पहले भी संयुक्त राष्ट्र में कई प्रस्ताव लाए गए हैं, लेकिन उन प्रस्तावों को अमेरिका ने वीटो कर दिया। उनमें युद्ध रोकने की बात कही गई थी। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायली जमीनी आक्रमण की तैयारी कर रहा है,
लेकिन वो कब और कैसे होगा इसके बारे में विस्तार से नहीं बताएंगे। हमास को खत्म करने की शपथ लेने के बाद इजराइल ने गजा पर अपने हमले गुरुवार को भी जारी रखे। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने बीती रात उत्तरी गजा में टैंक का इस्तेमाल करके टारगेटेड छापेमारी की है। इसका वीडियो जारी करके कहा है कि ये छापेमारी युद्ध को अगले पड़ाव में ले जाने की तैयारी के तहत की गई है और इस दौरान कई आतंकवादी ठिकाने, एंटी टैंक दागने के लॉन्च पोस्ट को बर्बाद कर दिया है। इस पोस्ट में कहा गया है कि सैनिक अब इस इलाके से निकलकर इजरायली इलाके में वापस आ चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उन्हें गजा में मरने वालों के आंकड़े पर भरोसा नहीं है। बाइडेन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि क्या इजराइल आम लोगों को हमले में कम नुकसान पहुंचे इसके लिए पर्याप्त कोशिशें कर रहा है। बुधवार को उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि फलस्तीनी हमले में जितने लोग मारे गए हैं उसे लेकर सच बोल रहे हैं। इजरायलियों को सावधान रहते हुए ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन लोगों ने ये युद्ध शुरू किया है उन्हें ही निशाना बना जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इजरायलियों के हित के खिलाफ होगा। लेकिन फिलिस्तीनी जो आंकड़े बता रहे हैं मुझे उन पर कोई भरोसा नहीं है। गजा में हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 7 अक्टूबर से हो रही इजरायली बमबारी में 6,500 फलस्तीनियों की गजा में मौत हो गई है, जिसमें 2700 बच्चे शामिल हैं। यूएसए के लेविस्टन शहर में बुधवार रात को गोलीबारी में कम से कम 22 लोग मारे गए और काफी लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बंदूकधारी अभी पकड़े नहीं गए हैं, इनकी संख्या ज्यादा हो सकती है। अभी जो एक फुटेज जारी हुआ है उसमें एक ही बंदूकधारी दिखाई दे रहा है। CNN ने सिटी काउंसलर रॉबर्ट मैकार्थी के हवाले से बताया कि शूटिंग की घटनाएं कम से कम 3 जगह हुई हैं, बॉलिंग एली और कम से कम एक अन्य स्थान, एक स्थानीय रेस्तरां और बार में हुई। गोलीबारी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई। CNN को पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटनाओं में कम से कम 50 से 60 लोग घायल हो गए, लेकिन ये संख्या भी पूरी तौर पर स्पष्ट नहीं है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।